विधेयक की सीमाएं समझते हैं। रोजगार के अधिकार का क्षरण। बेसिकली जो आलोचक वर्ग है वो तर्क दे रहा है यह विधेयक मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि यह मांग आधारित है और कानूनी रूप से लागू होने वाले अधिकार को आपूर्ति आधारित बजट सीमित कार्यक्रम में परिवर्तित कर देता है। दूसरा जो तर्क देता है वो यह देता है कि सार्वभौमिकता कवरेज की हानि। अब रोजगार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित नहीं है, अब केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित किया गया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों के बहिष्कार की चिंता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा तर्क जो देता है आलोचक वर्ग देते हैं वह राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ। संशोधित लागत साझाकरण पैटर्न अधिकांश राज्यों के लिए 60% एंड 40%, मतलब राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी को काफी बढ़ा देता है, जो विशेषकर गरीब राज्यों में प्रभावी क्रियान्वयन को सीमित करता है। चौथा और लास्ट जो तर्क आलोचक वर्ग के द्वारा दिया जाता है वह यह है कि सीमित आवंटन प्रतिक्रियाशीलता की बाध्यता करता है। राज्यवार निर्धारित मानक आवंटन संकट के समय रोजगार बढ़ाने की क्षमता को सीमित करता है। जैसे कृषि ऋतु के दौरान 60 दिनों तक कार्य निलंबित करने की अनुमति देने वाला प्रावधान उस समय या उस अवधि में आय समर्थन को कम करने के लिए आलोचना का विषय है, जब ग्रामीण परिवारों को अभी भी रोजगार की उस समय आवश्यकता होती है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें और कौन कौन सी हैं। पहली जो पहल है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसे DNRLM बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन और आजीविका विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। दूसरा जो योजना है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार संबंधित प्लेसमेंट पर केंद्रित है। तीसरी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्र योजना, ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करता है जिससे ऋण और निवेश तक पहुंच सक्षम होती है। जो चौथी योजना इस समय चल रही है वो है प्रधानमंत्री